2009 का सत्यम, 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स और 2011 का 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। दोस्तों, ये वो कुछ नाम हैं जिन्हें इंडियन हिस्ट्री के बिगेस्ट स्कैम्स में से एक माना जाता है। रीजन बीइंग कि मॉनेटरी टर्म्स में इन स्कैम्स के दौरान लाखों करोड़ों रुपयों का हेरफेर हुआ था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि असल में इंडिया में हर कुछ साल ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू तो हम सीधे तौर पर नहीं बता सकते, लेकिन इनके इम्पैक्ट्स कई सालों तक हमारे समाज को दीमक की तरह खोखला बनाने का काम करते हैं। वो स्कैम्स जो हर साल कई पेपर लीक्स के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। ऐसा ही एक स्कैम साल 2015 में हुआ था जिसे AIPMT पेपर लीक सागा कहा जाता है, जो इंडिया के बिगेस्ट सोशल स्कैम्स में से एक था। और दोस्तों, अभी ये और भी रेलेवेंट इसलिए हो चुका है क्योंकि फिलहाल में हो रहे नीट प्रोटेस्ट और AIPMT 2015 प्रोटेस्ट के बीच कई सारे पैरेलल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला और कैसे हाल ही में हो रहा नीट एस्पिरेंट्स का प्रोटेस्ट 2015 के AIPMT सागा से जुड़ा है, और क्या 2015 के AIPMT प्रोटेस्ट की तर्ज पर रीनीट करवाया जा सकता है जैसा 2015 में देखने को मिला था। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में करंट इशू। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से नीट UG एग्जाम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, जहां लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम रिजल्ट्स को लेकर इस प्रेस्टिजियस पेपर को कंडक्ट करवाने वाली यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अड़े हाथों लेते नजर आ रहे हैं। कारण है इस बार एग्जाम में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 67 टॉपर्स का आना, जिनमें से 6 टॉपर्स तो एक ही एग्जाम सेंटर से निकले हैं। सिमिलरली कुछ स्टूडेंट्स को तो 718 मार्क्स भी मिले हैं, जिसे करंट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। दरअसल नीट का पेपर 720 नंबर का होता है और हर सवाल 4 नंबर का होता है, और उसका उत्तर गलत करने पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है। कोई छात्र अगर सभी सवाल सही करता है तो उसके पूरे 720 में से 720 आते हैं, और अगर एक सवाल छोड़ देता है तो उसे 716 अंक मिलते हैं। और ऐसे में ऐसा तर्क दिया जा रहा है कि किसी भी छात्र के 718 या 719 अंक आना संभव ही नहीं है। यही वजह है कि स्टूडेंट्स इस बार कंडक्ट हुए एग्जाम्स में गड़बड़ी और किसी बड़े घोटाले की आशंका जता रहे हैं, और उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की SIT जांच होनी चाहिए और एग्जाम को फिर से रिकंडक्ट करवाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ मामले पर सफाई पेश करते हुए 8 जून को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में NTA के जनरल डायरेक्टर सुबोध कुमार एग्जाम में हुई किसी भी किस्म की धांधलेबाजी की आशंका को सिरे से नकारते आए हैं, और एजेंसी का कहना है कि मार्क्स में हुआ फ्लक्चुएशन कुछ कैंडिडेट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स के चलते आया है, जिन्हें एग्जाम्स के दौरान लेट पेपर्स मिले थे। ऐसा बताया जा रहा है कि झज्जर के बहादुरगढ़ में नीट परीक्षा के लिए बनाए गए केंद्रों पर परीक्षार्थियों को गलत पेपर आवंटित कर दिए गए थे, जहां विद्यार्थियों को एक नहीं 2 सेट सॉल्व करने के लिए दिए गए थे, और जब बच्चे एक पेपर को 30 से 40 मिनट तक सॉल्व कर चुके थे तब उनसे वह पेपर लेकर दूसरा पेपर सॉल्व करने को कहा गया था। इसी चलते बच्चों की परीक्षा अच्छी नहीं हुई थी, और इसी को कॉम्पेंसेट करने के लिए उन्हें 50 से 60 मार्क्स की ग्रेस मार्किंग मिली थी। इस पूरे मुद्दे पर एजेंसी की तरफ से सफाई पेश करते हुए सुबोध कुमार ने यह भी बताया कि हमने सभी चीजों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण कर परिणाम जारी किया है, और 4750 केंद्रों में से ये समस्या सिर्फ 6 केंद्रों तक सीमित थी, और 24 लाख छात्रों में से केवल 1600 छात्रों को इस समस्या का सामना करना पड़ा है। पूरे देश में इस परीक्षा की अखंडता से समझौता नहीं किया गया है, और कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और पूरी परीक्षा प्रक्रिया बहुत पारदर्शी रही है। लेकिन दोस्तों, मामला यहीं खत्म नहीं होता। दरअसल कई स्टूडेंट्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि NTA द्वारा कोड किए जा रहे 6 एग्जाम सेंटर्स की तरह उनके एग्जाम सेंटर्स पर भी उन्हें सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, लेकिन क्योंकि वहां कोई CCTV कैमरा नहीं था, इसीलिए एजेंसी उनके क्लेम को बेबुनियाद मान रही है, और उन्हें दूसरे स्टूडेंट्स की तरह नॉर्मलाइजेशन या ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जा रहे। यही वजह है कि अब भी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और पूरी टीचिंग कम्युनिटी NTA के इस जस्टिफिकेशन से खुश नहीं है, और कई सवालों पर एजेंसी से प्रॉपर क्लैरिफिकेशन की मांग कर रही है। उनका सवाल है कि आखिर स्टूडेंट्स को पेपर लेट मिला तो मिला क्यों? जिन स्टूडेंट्स को लॉस ऑफ टाइम के चलते ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, क्या वो 2015 की AIPMT पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग से मेल खाता है या नहीं? एक ही साल में टॉपर्स की संख्या में आया 30% का जंप, और एक ही सेंटर से इतने सारे टॉपर्स का निकलना ये किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा नहीं करता? सबसे इंपॉर्टेंट, जब पटना और झारखंड में पेपर लीक को लेकर FIR हो चुकी है और पुलिस ने अपनी कार्रवाई में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, तो फिर क्यों NTA पेपर लीक की बातों को डिनाई कर रहा है? यही वो कुछ सवाल हैं जिनके चलते आज देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा विवादों के घेरे में है। लेकिन दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब देश को MBBS, BDS या BAMS देने वाली इस परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, बल्कि आज से कुछ एक दशक पहले भी इंडिया का टॉप मोस्ट प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम ऐसे ही विवादों का शिकार हुआ था, जब इसे नीट नहीं बल्कि AIPMT के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिर 2015 के AIPMT आंसर की लीक केस को 2024 के
नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी के लिए रेफरेंस पॉइंट क्यों बनाया जा रहा है। चलिए अब इसे जानते हैं। दोस्तों, AIPMT यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जिसे प्री डेंटल एंट्रेंस टेस्ट भी कहा जाता था, नीट से पहले इंडिया का मेन मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, जिसे कंडक्ट करवाने का जिम्मा CBSE को सौंपा गया था। हर साल की तरह 2015 में भी ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाना तय था, जिसमें पार्टिसिपेट करके देश के कुछ होनहार स्टूडेंट्स अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने वाले थे। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि देश भर में फैले पेपर माफियाज इस परीक्षा पर गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं। CBSE ने 3 मई को देश भर में 1050 सेंटर्स पर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया था, जिसमें 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन बच्चों के होश तो तब उड़ गए जब पेपर खत्म होने के बाद ये खबर सामने आने लगी कि एग्जाम माफियाज तो ऑलरेडी 15 से 20 लाख रुपयों की अवज में एग्जाम के 90 आंसर्स को इलेक्ट्रॉनिकली लीक कर चुके थे। बस फिर क्या था, ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैलने लगी और धीरे धीरे केस से जुड़े नए एविडेंसेस सामने आने लगे, जिससे ये साफ होने लगा कि हो ना हो इलेक्ट्रॉनिक मीन से पेपर लीक जरूर हुआ है। इन खबरों के बाहर आते ही देश भर में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिसका होम ग्राउंड बना इंडिया का एजुकेशनल हब कहा जाने वाला कोटा। सबसे पहले डॉक्टर अमित गुप्ता और उनके स्टूडेंट्स ने मिलकर कोटा में प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिसके जरिए उन्होंने CBSE के सामने ये मांग रखी कि वो इस पूरे मामले को गंभीरता से ले और जब तक आंसर की लीक की सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक एग्जाम का रिजल्ट पब्लिश ना करे। लेकिन आज जिस तरह NTA पेपर लीक की बात को झुठला रही है, ठीक उसी तरह उस समय भी CBSE ने स्टूडेंट्स और फैकल्टीज के इन क्लेम्स को बेबुनियाद बताते हुए नकार दिया था और लिहाजा स्टूडेंट्स को अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। स्टूडेंट्स ने मिलकर कोर्ट में एक PIL दर्ज की थी और कोर्ट से ये आग्रह किया था कि वो पूरे मामले की न्यायिक जांच करे, जिसके बाद कोर्ट ने CBSE को यह आदेश दिया था कि मामले के रिजॉल्व होने तक वो रिजल्ट डिक्लेयर ना करे। एपेक्स कोर्ट के पिक्चर में आते ही इस केस से जुड़ी बातें परत दर परत खुलने लगी और कुछ ही दिनों में ये बात साफ हो गई कि आंसर की लीक तो हुई है, जिसके बाद CBSE को रिप्रेजेंट कर रहे सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने अपने स्टैंड को चेंज करते हुए कोर्ट में ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ मिलकर उन्होंने 700 ऐसे स्टूडेंट्स को फाइंड आउट किया है जिनके सिम कार्ड्स या व्हाट्सएप से पेपर की आंसर की इधर उधर हुई है। ऐसे में पूरे रिजल्ट को रद्द करने की बजाय इन अनफेयर मीन से एडवांटेज उठाने वाले लोगों को बाहर कर बाकी स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स का तर्क था कि क्योंकि उस दौरान व्हाट्सएप पर किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए सिम कार्ड का होना मैंडेटरी नहीं होता था, ऐसे में इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी कि बिना सिम कार्ड वाले व्हाट्सएप पर भी आंसर की शेयर हुई होगी। लिहाजा कोर्ट ने स्टूडेंट्स के तर्क को सही मानते हुए CBSE को ये कहा कि AIPMT सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि ये देश के सोशल स्ट्रक्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है और क्योंकि इस एग्जाम को क्लियर करने वाले लोग आगे चलकर देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पिलर बनेंगे, ऐसे में अगर अनफेयर मीन से पास हुआ एक भी एस्पिरेंट आगे प्रमोट हो जाता है तो ये एग्जाम के कोर पर्पस को ही डिफीट कर देगा। ऐसे में कोर्ट ने पुलिस को केस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने को कहा और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने हरियाणा के रोहतक से 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 डॉक्टर और बाकी मेडिकल स्टूडेंट्स थे। पूछताछ में ये बात सामने आई कि इन लोगों ने मिलकर 15 से 20 लाख रुपयों की अवज में आंसर की लीक की थी और इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड था रोहतक का रूप सिंह डांगी। जब पुलिस ने रूप सिंह डांगी को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई और रूप सिंह ने बताया कि 2 मई को उसने अपने साथी सनी के साथ मिलकर बहरोड राजस्थान के शक्ति रिजॉर्ट में 4 कमरे बुक किए थे, जहां AIPMT के कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को लाया गया था। 3 मई को रूप ने अपने सोर्सेज की मदद से एग्जाम से पहले ही पेपर लीक कर लिया और फिर उसे शक्ति रिजॉर्ट में ले गए और यहाँ एक्सपर्ट्स की मदद से उस पेपर को सॉल्व कर आंसर की अपने कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इस काम के लिए रूप ने इन एक्सपर्ट्स को कुल रकम का 1/3 पैसा दिया था। अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उस समय के रोहतक इंस्पेक्टर जनरल श्रीकांत जाधव ने यह खुलासा किया कि रूप सिंह असल में रवि अत्री गैंग का मेंबर था, जो ऑलरेडी 2011 के एम्स एंट्रेंस पेपर को लीक कर चुकी थी। फाइनली इन सभी एविडेंसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में आंसर की लीक होने की बात को सही माना और CBSE को आदेश दिया कि वो 1 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाए, जिसके बाद 25 जुलाई 2015 को AIPMT एग्जाम को रिकंडक्ट करवाया गया था। ऐसे में करंट सिनेरियो में फैकल्टीज और स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर CBSE की ही तरह इस बार भी NTA ने अपनी गलतियों को नहीं माना और एग्जाम को रिकंडक्ट नहीं करवाया गया तो वो भी जल्द ही एक मैसिव लीगल बैटल शुरू कर देंगे और बेसिकली यहाँ स्टूडेंट्स की 3 मेन डिमांड्स हैं।
डिमांड नंबर 1, एनटीए ने जिस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को यूज़ किया है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डेंस में नहीं है, इसीलिए इसे हटाकर नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए। डिमांड नंबर 2, रजिस्ट्रेशन के दौरान जिस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को रिलीज किया गया था उसमें मेंशन टाई ब्रेकिंग रूल में कहीं पर भी ये नहीं बोला गया था कि अगर कुछ बच्चों के एक जैसे मार्क्स आते हैं तो उन्हें कौन से तरीके से रैंक दिया जाएगा, जबकि रिजल्ट पब्लिश करते वक्त एनटीए ने कुछ नए पॉइंट्स को ऐड करते हुए एप्लीकेशंस के असेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पर मेरिट लिस्ट रिलीज की है, जो कि गलत है। और डिमांड नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है, इस पूरे मामले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच करवाई जाए ताकि अगर पटना वाली एफआईआर की बात सच है तो दोषियों को सजा हो और अनफेयर एडवांटेज वाले स्टूडेंट्स को फाइंड आउट किया जा सके। लेकिन दोस्तों, शायद 2015 वाले प्रोटेस्ट की तरह इस बार प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ये लीगल बैटल उतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि 2015 पेपर लीक के बाद स्टूडेंट्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की मदद से एआईपीएमटी के रिजल्ट पर स्टे लगवा दिया था, जबकि नीट 2014 के केस में रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। ऐसे में इस बार प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को कोर्ट में एनटीए की तरफ से कुछ नए चैलेंजेस फेस करने होंगे और यहाँ एक नया सोल्यूशन ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स काउंसलिंग सेशन होने से पहले कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर ले आए ताकि पहले पूरे मामले की जांच हो और उसके बाद ही स्टूडेंट्स को कॉलेज एलोकेट किया जाए। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि कोर्ट कोई भी फैसला इस बात पर नहीं करती कि बाहर पब्लिक में कितना आउटरीच है, क्योंकि विदाउट एनी डाउट इस बार का प्रोटेस्ट 2015 के मुकाबले काफ़ी वाइड स्केल पर किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट फैक्ट्स और एविडेंसेस पर काम करती है। 2015 का केस महज 6 वीक्स में इसलिए सॉल्व हो गया था क्योंकि कोर्ट के सामने पुलिस ने इनफ एविडेंसेस रख दिए थे, जिसका श्रेय आईजी श्रीकांत जाधव को जाता है, जिन्होंने रैपिड फायर मैनर में इस टास्क को कंप्लीट किया था। लेकिन अब तक नीट 2024 के केस में ऐसा कोई भी प्रॉपर एविडेंस सामने नहीं आया है। साथ ही यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि कोर्ट किसी भी एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराने का ऑप्शन एकदम लास्ट में कंसिडर करती है, क्योंकि इन स्केल्स के एग्ज़ाम के लिए मैसिव रिसोर्सेज और ह्यूमन पावर का इस्तेमाल होता है। ऐसे में जब तक प्रोटेस्टर्स और पुलिस कोर्ट को सूटेबल एविडेंसेस से ये प्रूव नहीं कर देते कि नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ था, तब तक एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम नज़र आती है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि नेक्स्ट वीक होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनटीए क्या स्टैंड अपनाती है और उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्टर्स का क्या एक्शन रहता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि नीट जैसे एग्जाम्स हमारे पूरे सोशल फैब्रिक का बेस है और ऐसे में जब तक इस पूरे मामले में ट्रांसपेरेंसी नहीं आ जाती तब तक एनटीए को कोई भी रैश डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या 2015 की तरह इस बार भी पेपर को रिकंडक्ट करवाया जाना चाहिए या नहीं? ज़रूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।